हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। मैं मलुका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने विशेष रूप से भूगोल क्या है, भूगोल कैसे आपके लिए सिविल सेवा की परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकता है, मैंने इस पर चर्चा की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा में भूगोल एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल के रूप में जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, नो डाउट, आप जानते भी होंगे। और खास बात यह है कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे मार्क्स भूगोल में बहुत पहले से आते रहे, है ना। मैंने अपनी क्लास में बताया कि इस विषय का कुछ नेचर ही ऐसा है, विषय की कुछ खास बातें ऐसी हैं जो आपको एक बेहतर अंक दिलाने में, बेहतर मार्क्स दिलाने में सक्सेसफुल है। और वो क्या है? तो आसानी से हिंदी मीडियम में बुक्स की उपलब्धता है। आप देखेंगे बहुत से ऑप्शनल हैं, नो डाउट ऑल द ऑप्शंस आर गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और जो है खराब है, नहीं, ऑल द ऑप्शनल्स आर गुड विच प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी, सब अच्छे हैं। पर बहुत सारे ऑप्शनल्स में आप लोग देखते हैं कि या तो बुक्स हिंदी मीडियम में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, बच्चों को ट्रांसलेट करना पड़ता है, बहुत एनर्जी खर्च होती, इतना समय नहीं होता आपके पास। इस वीडियो में मैं विशेष रूप से आप लोगों के साथ कुछ और बातें डिस्कस करूंगा जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है 10-15 मिनट का समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कई बातों की चर्चा मैंने पिछली क्लास में डेमो फर्स्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि भूगोल कैसे अन्य विषयों की तुलना में आपकी सिविल सेवा की परीक्षा में ज्यादा उपयोगी है, विशेष रूप से एसए में, निबंध के पेपर में, उसके साथ साथ जीएस के फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में एंड थर्ड पेपर में। आप देखेंगे इन तीनों पेपर में यह कुल मिला के देखा जाए तो 200-250 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेले विषय से होता है। जैसे आप देखते इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में जितना यह विषय उपयोगी साबित है, शायद कोई दूसरा विषय उपयोगी साबित हो। देन फिर आप देखते हो यह विषय इंटरनल सिक्योरिटी को समझने में, इकोनॉमी को समझने में, अन्य दूसरी चीजों को समझने में बहुत उपयोगी साबित है। और जीएस में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। भाई जीएस में आप देखते हैं प्राय ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी एज ऑप्शनल जरूर आप लोगों को कई अर्थों में बेनिफिशियल साबित करता है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि भूगोल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल साबित होगा। आप उसे ऑप्ट करते हैं और मैं आप लोगों को उस दिशा में कुछ और चीजों के लिए गाइड करूंगा, कि बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग इन सब चीजों से भूगोल मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि कैसे आप भूगोल विषय में एक बेहतर मार्क्स लाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है? आपका सफल होना है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरा फला विषय में बड़ा इंटरेस्ट है। अरे ठीक है भाई, इंटरेस्ट है, आपकी बात सही है, परंतु कई बार पुस्तक की उपलब्धता, प्रॉपर गाइड ना होने की उपलब्धता, यह आपके बेटा सपनों को खराब कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो विषय का चयन करते समय आप विशेष रूप से ध्यान दें, और यदि चयन करते हैं भूगोल तो नो डाउट आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में रहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑप्शनल में बहुत ही आसानी से 310 to 340 मार्क्स लाए जा सकते हैं। कैसे लाए जा सकते हैं, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, और इसीलिए यह आपका जो 10-15 मिनट जो है बहुत ही कीमती है और बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कैसे आएगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बस 5 बातें ध्यान रखना, 5 स्टार्स हैं। ये जो 5 स्टार्स यहाँ पे 5 बातें हैं, यही आपको
डिसाइड कर देंगे कि आपका जो मिशन 320 to 340 का है वो सफल होगा। इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक विषय का एक अपना नेचर होता है, और खासकर ज्योग्राफी बीइंग ए साइंस, ज्योग्राफी जैसा एक साइंस का भी विषय है और ह्यूमैनिटीज का भी विषय है, दोनों का मिक्सअप है। ऐसे में बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें मिलेंगे और उन कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे हवाएं चलती हैं, प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं, और प्रेशर बेल्ट जब बनती है तो कैसे सेल्स बनती हैं, क्या इंपैक्ट आता है, क्यों आता है, या अन्य दूसरे जो सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो क्या हैं, उन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ये खास बात ये है कि ये बहुत ही डे टू डे लाइफ की बातें हैं, इसीलिए इनको समझने में कभी प्रॉब्लम होती नहीं है यदि आप इन सब चीज़ों को समझें। कभी भूगोल उठाएं, आप मेरी क्लास में आए, कभी मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक्स को, तो देखेंगे कैसे बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज एकदम क्लियर हो जाती है, जहां कहीं आपको प्रॉब्लम ही दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे में सबसे जरूरी वो है कि विषय की प्रति अवधारणात्मक समझ, कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। और मेरा पहला प्रयास यही रहता है कि बच्चों को इतना डिलीवर कर दिया जाए कंटेंट, इतना रिच कर दिया जाए कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे समझाकर और क्लास में लिखवाकर रिच कर दिया जाए, और बाद में उससे लिखवाकर। एक बात ध्यान रखना है, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, मेरी तरफ से समझाना और फिर आपका समझना और फिर लिखना, क्योंकि लिखना बेटा आपका काम है। मेंस में आप ही लिखेंगे, फाइटर आप ही हैं, लड़ाई के मैदान में आप ही जाएंगे। मैं समय समय पर गाइड करता रहूंगा, बाहर से बैठा हो, बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। यानी कि यदि तीनों की कॉम्बिनेशन बन जाए, पढ़ने पढ़ाने और लिखने का, आप समझिए इस बात को, पढ़ने पढ़ाने और लिखने का ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा है, लिखना काम आपका है। फिर से यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो जब ये तीनों काम करेंगे तो अपने आप विषय में कोई भी टॉपिक है उसकी अवधारणात्मक समझ आपके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाएगी। और यह अवधारणा के प्रति जो समझ है अल्टीमेटली यह सफलता की ओर ले जाती, और किसी भी तरह के प्रश्न आए आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी। तो पहला क्या हुआ, याद रहेगा। दूसरा क्या, निरंतर लेखन राइटिंग। जब तक मंजिल ना मिल जाए लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना। यानी यूं कहा जाए, चरैवैती चरैवैती चरैवैती, जानते सुना आप लोगों ने, चरैवैती का मतलब है चलते रहो चलते रहो। तो मैं इसे यहां पे कहता हूं लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। यूपीएससी में सफलता का मंत्र यहीं से शुरू होता है। अवधारणात्मक समझ के बाद बहुत जरूरी है डेली 2 घंटा लिखना। मैं इसीलिए क्लास में पढ़ाने के साथ डेली कम से कम 2 प्रश्न देता रहता हूं कि बालक जाके घर पर कुछ लिखे और फिर मुझे भेजे, है ना। इस क्रम में मैं विशेष रूप से प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न आए हुए हैं, पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको, और जो आने वाले समय में बन सकते हैं, संभावित हैं, उन्हीं सब प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए बच्चों को कंटेंट मैं देता रहता हूं। यानी कि पूरे मुद्दे की एक तो पहले समझ, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, आए हैं, इन पर चर्चा करते हुए बच्चों से लिखवाने का काम मेरा है और लिखने का काम आपका है। तो यहाँ पर निरंतर लेखन एक ऐसा कार्य है जो बेटा आपको हर दिन सफलता के मंजिल की ओर लेके जाता है, नजदीक पहुंचाता है, नजदीक, है ना। फिर तीसरा, संक्षिप्त एवं सटीक प्रस्तुतीकरण। जब लेखन कर रहे हैं तो कई बार बच्चों के साथ एक खास बात होती है, बस लिखते जाना है लिखते जाना है। क्योंकि कई बार बच्चों का मानना है कि सर लिखते लिखते लव हो जाए, वो ऐड आती ना, लिखते लिखते लव हो जाए, ये भी हो सकता है बेटा।
कि जब आप लोग लिखना शुरू करते हो, निरंतर लेखन कार्य करते हो, तो लिखने के प्रति एक अफेक्शन पैदा होने लगता है। आपको समझ में आने लगता है यार बस कहाँ है मंजिल, तो मंजिल बस यहीं पे है, वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती। लिखते लिखते जिस दिन लव हो जाएगा, सफलता उसी दिन आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। परंतु हर चीज के बेटा अपने कायदा कानून होता, लव का भी अपना कायदा कानून है ना। आप जैसे युवा कई बार लव में इतना डूब जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, और बाद में फिर पिताजी डंडा लेके धोते, अबे तू तो बर्बाद हो गया, समाज कहता है तो बर्बाद हो गया। नहीं, यहाँ पर अफेक्शन से मतलब, एक विशेष लव से मतलब ये कि कायदा कानून में होना चाहिए। क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी। प्रश्न की डिमांड क्या है, ये सब समझना जरूरी है। भूगोल में ज्यादातर प्रश्न सीधे आते हैं, इसीलिए आपका जो मिशन है उसमें बड़ी सफलता मिलती है। अन्य विषयों में आप देखिए इतने उल्टे सीधे प्रश्न घुमा के शब्दों की लफबाजी होती है कि बालक कई बार उलझ जाता है, परंतु यहां पर मोस्ट ऑफ ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड बाय यूपीएससी। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ये क्या है ये बताइए बस, है ना। तो उस क्रम में जब प्रश्न जो पूछा जाए तो उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, एकदम संक्षिप्त। क्यों, 150 शब्दों का मतलब 150, यदि 15 नंबर का है तो मतलब 200 से 225, और यदि 20 नंबर का है तो ऐसे में आप कह सकते हैं उसको 250 से 300 शब्दों में फिनिश करना है। ये आप ध्यान रखिए बेटा, इससे आगे गए तो आप फिर लूजर होगे, ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि 3 घंटे में लगभग 3 घंटे में लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं। 4000 शब्दों को समराइज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत कठिन काम। तो जब आप शुरू से ही संक्षिप्त बने रहेंगे, टू दी पॉइंट, जो मांगा जाए, जितना मांगा जाए उतना आप लिखिए, है ना। और ये कब हो सकेगा, जब अवधारणात्मक समझ होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स क्या है। तो यहां से सीधे इसका रिलेशन है, प्रस्तुतिकरण संक्षिप्त एवं सटीक जितना मांगा जाए भूगोल में उतना दीजिए, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि साइंस है बेटा। और यही बात नंबर लाने में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होती है भूगोल के विषय में। इसमें अधिक से अधिक डायग्राम्स, मैप्स जरूर आप इंसर्ट करें, साफ सुथरा लेखन करना चाहिए, और एकदम डायग्राम जितना हो सकता है अधिक से अधिक डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ। इन सभी का समावेश आपके आंसर में जितना अधिक होगा, सफलता उतनी सुनिश्चित होगी, और निश्चित ही मिशन 320 to 340 आपके सामने होगा, है ना। देन आफ्टर समसामयिक मुद्दों पर पकड़े, बहुत जरूरी है बच्चों। ये यूपीएससी की बेसिक डिमांड है। यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है ना, विशेष रूप से कुछ उसी संदर्भ में देखा जाता है। कोई भी पेपर वो जाता कंटेम्प्रेरी इश्यूज से जोड़ के पूछा जाता है, नो डाउट भूगोल भी उससे अछूता नहीं है। जैसे अब आप कहेंगे सर, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक बेटा ऐसे ही हैं, जैसे मान लो अभी प्रवसन का एक टॉपिक उसी में प्रेस्क्राइब किया, माइग्रेशन। क्या इस बार 2020 के लिए माइग्रेशन इंपोर्टेंट है, 2021 के लिए माइग्रेशन इंपोर्टेंट है? यस है। आपने देखा इस कोरोना काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोगों का माइग्रेशन विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, और देखते ही देखते यह बीमारी पैंडेमिक बन गई। बात चली वुहान से पहुंची इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, होते हुए अमेरिका पहुंची, और फिर देखते हो धीरे धीरे एशिया में, ईरान में, इंडिया में, अन्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, विश्व के विभिन्न भागों, इन मैनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि प्रवसन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर में भी वहां माइग्रेशन मिलेगा, और सेकंड पेपर में भी, इंडिया में भी देख लीजिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा इंडिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप जाएंगे कि सरकार ने लॉकडाउन किया कि भाई सभी लोग जहां हैं वहीं पर रुकें। जिन भी कारणों से, जैसे भी कारण थे, अब उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आपका इशू नहीं है, परंतु देखिए, आप देखेंगे लोग, पता चला कि भागने लगे अपनी गांव की ओर। खास बात देखो, अपनी गांव की ओर।
पहली बार बहुत दिनों बाद देखा गया रिवर्स माइग्रेशन इस तरह का। या तो ब्रिटिश पीरियड में स्थिति देखी गई जब ब्रिटिशर्स ने नगरों में भारतीय उद्योगों को क्रश किया, तो भारतीय जो ऐसे टेक्निकल काम करने वाले लोग थे, उद्योगों में काम करने वाले लोग थे, बेरोजगार हुए। तो उस समय देखते हैं 18वीं सदी के लास्ट में या सेकंड पीरियड में आप देखोगे बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन रिवर्स गांव की ओर होने लगता है कि भाई यहाँ पर तो शहर में रखा नहीं, गांव में चलते। और उसका प्रभाव देखते हो कि भारत के कृषि पर दबाव बढ़ा। क्या यहाँ पे ऐसा है कुछ? आप देखते हो लोग बॉम्बे से जरा सोचिए, आप सोचिए गुजरात में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, कहां कहां से हैदराबाद 2,500, 3,000, 2,000 किलोमीटर की यात्रा, 1,500, 1,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर डाली। आपने देखा होगा एक बच्ची ने दिल्ली से बिहार तक लगभग 1,200 किलोमीटर, 1,400 किलोमीटर क्या आता है साइकिल से, वो भी पिताजी को पीछे बिठाए हुए उसने यात्रा पूरी कर दी। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। देखो लॉकडाउन चल रहा, बट लोगों के मन में भय है कोरोना को लेकर कि भाई शहरों में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पैनिक कंडीशन हो सकती है। लोग बिना खाए पिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल निकल लिए और गांव में अपने पहुंचे। ये रिवर्स माइग्रेशन का एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। भाई हम तो अपने गांव जा रहे हैं और अब शहर में नहीं आएंगे। देखो आपने न्यूज में देखा होगा। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी बातें यहां पर पूछी जाती। तो प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया। या अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा सरकार ने अनाउंस किया स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चंस आ गए, स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे कहने का मतलब है जो भी कुछ कंटेम्प्रेरी चीजें देश के अंदर हो रही हैं, मान लो जैसे आज ही देश की इकोनॉमी गड़बड़ हुई, अभी सरकार नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, सरकार अभी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई एग्जिम पॉलिसी लाए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, उद्योग नीति लेके आए। जैसे सरकार जब आप देखते हो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आती है तो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जो चीजें कंटेम्प्रेरी हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और इसके लिए आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र और योजना, कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन जहां तक संभव है बेटा जरूर पढ़ा करो, है ना। और ये बहुत ईजी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा रिच मटेरियल अवेलेबल है। सो एक काम देखिए फिर आसान हो गया आपकी ज्योग्राफी के लिए, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इन 5 बातों को ज्योग्राफी में आप ध्यान देंगे तो मिशन 320 340 निश्चित सफल होगा। और इसमें भागीदार बनने के लिए प्रमोद शर्मा सदैव आपके साथ हैं। बस आप अपना जज्बा, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करिए और जीतने का जज्बा रखिए, पक्का आप कामयाब होंगे, ये मेरा वादा है। ये आप बस ठान लीजिए, क्योंकि एक सिंपल बात ध्यान रखना लाइफ में कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। आपके अंदर वो जज्बा होना बहुत जरूरी। अब आप कहेंगे सर ठीक है आपने मिशन तो हमें दे दिया और नो डाउट हम उसको पूरा करेंगे, परंतु कुछ उसके सहायक हथियार कौन होंगे? बिल्कुल बेटा, हथियार हैं आपकी बुक्स। तो मैं बुक्स की थोड़ा लिस्ट भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके सामने है। एक बात आप लोग खास ध्यान रखना, इस पूरी तैयारी में यहाँ पे मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से बोल रहा हूं बेटा कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में बहुत जरूरी ये है कि पढ़ना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। परंतु एक बात ध्यान रखना, सिविल सेवा की परीक्षा में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज बच्चे पढ़ते रहते हैं और इस पढ़ाई के क्रम में गड़बड़ हो जाते हैं। यानी कि वही फिर बात होगी कि लिखते लिखते लव हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लव वन साइडेड हो जाए या लव दीवानगी के लेवल पे पहुंच जाए। तो बेटा वो बात नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज लॉजिकल, ऑफिसर्स मस्ट बी लॉजिकल, है ना।
तो इसलिए मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यहां पर आवश्यक पुस्तकों का अध्ययन करें और उन आवश्यक पुस्तकों से अपने हाथ का लिखा हुआ खुद नोट्स पहले बनाने का प्रयास। मैं सभी नोट्स दूंगा, परंतु फिर यहां पर कहना चाहूंगा अपने हाथों से भी लिखने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैदान जंग में आपका अभ्यास ही काम आएगा। ये बड़ी खास बात देखी जाती है। और इस क्रम में कुछ आवश्यक पुस्तकों की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल समिंदर सिंह के भौतिक भूगोल पढ़िए और आपकी समस्याओं का लगभग 90% 95% समाधान हो जाएगा। जो 5% बचेगा, यानी कि कुछ टॉपिक्स इस एक बुक से नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए मैं, ठीक है। और इससे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी, क्लास की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है फिजिकल ज्योग्राफी वाली बच्चों। उसको मान लीजिए इट्स ए रामायण, इट्स ए बाइबल, इट्स ए कुरान, वॉट एवर योर फेथ, जस्ट इमेजिन एंड राइट डाउन एंड रीड मोर एंड मोर मेनी टाइम। उसे पढ़ो और लिखा करो, क्या है इसमें कहना क्या चाह रहा है, उसी का एलोबरेशन, उसी का विस्तार इन सभी जगहों पर आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो यहां जितनी पकड़ होगी आपको यहां पर समझने में उतनी आसानी होगी। या तो 11th क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी, या फिर डीआर खुल्लर की बुक आती है 11th क्लास की, ध्यान रखना, सरस्वती पब्लिकेशन से, वो वाली बुक लेके बार बार पढ़िए, कम से कम 2 बार, ठीक है। एंड देन भौतिक भूगोल लाइए समिंदर सिंह और इसको 1-2 बार पढ़िए। और इसमें खास बात ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसमें लगभग 40% मटेरियल वेस्टेज है, उसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। तो आप अपना सिलेबस उठाइए, फटाफट मैं बताता रहूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। देन पर्यावरण भूगोल अगेन समिंदर सिंह, देन आर्थिक भूगोल, ध्यान है इसमें मुश्किल से आपको 30% सिलेबस आपके काम का उस बुक में मिलेगा, बाकी वेस्टेज छोड़ देना, हमें नहीं उसे पढ़ना, क्योंकि वो बुक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की बुक हैं। ध्यान रखना, यूपीएससी कोई बुक ऐसी नहीं मिलती है, आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बीए से ऊपर और एमए से हल्का सा नीचे। आर्थिक भूगोल काशीनाथ जगदीश सिंह की आती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, देन जनसंख्या चतुर्भुज मौर्य की आती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ध्यान रखना। एंड बस्ती भूगोल अगेन आरसी तिवारी की आती है अगेन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फिर भारत का भूगोल मानचित्रावली प्रमोद शर्मा, मेरी बुक है, क्योंकि आपकी मैपिंग की एक क्वेश्चन होता है सेकंड पेपर में, तो उसी से रिलेटेड मेरी ये बुक है भारत भूगोल मानचित्रावली, जो मैंने लिखा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। एंड देन भारत का भूगोल आरसी तिवारी की एक बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते। ये कुछ आपके बेसिक टूल्स हुए जिन्हें आपको जानना ही जानना, रखना, पढ़ना, ठीक है। ध्यान रखना इसमें से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक। इसके साथ यदि आप देखना चाहते हैं तो क्या इसके साथ यदि आप एटलस देखना चाहते हैं तो एटलस ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश मीडियम का एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, और दूसरा आता है ब्लैक स्वान, ओरिएंट ब्लैक स्वान का। तो वह दोनों एटलस आपके पास 2 होना चाहिए। कौन कौन सा? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इंग्लिश मीडियम एंड ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये भी इंग्लिश मीडियम का ही। दोनों एटलस आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ सबसे जरूरी बच्चों और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जीतने का जज्बा। लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती। आज तक इस दुनिया में कोई भी लड़ाई हथियारों से नहीं, वह इच्छा शक्ति से और जीतने के जज्बे से लड़ी जाती है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बॉर्डर मूवी देखी होगी, जिसमें आप लोग देखते हैं कि केवल 100+ कुछ सैनिक थे और पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो ब्रिगेड आती है वहां से अटैक करने की, उसको खत्म कर देती है। इसमें टैंक भी हैं, सोचिए, सब भाग जाते हैं। लोंगोवाल की लड़ाई अपने आप में वर्ल्ड हिस्ट्री में, मिलिट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री में केस स्टडी है, पढ़ाई जाती है। यहाँ पे भी जीवन में भी अप्लाई होती है कि रिसोर्स की कमी कभी सफलता में बाधा नहीं होती है, क्योंकि यदि आपने ठान लिया कि मुझे जीतना ही जीतना है तो डेफिनेटली हर लिमिटेड रिसोर्स में भी जीतेंगे, ठीक है।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि कैसे भूगोल आपके लिए एक बहुत उपयोगी विषय है और कैसे आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा भागीदार साबित हो सकता है। इस पर हम लोग फिर आगे मिलेंगे, चर्चा करेंगे। फिर एक बार मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक, बाय, थैंक यू।